हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। आप सभी का पी स्टडी डॉट ऑनलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम 3 अगस्त है और हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशभक्ति, भारतीय संस्कृति, समाज और मानव जीवन के महत्वपूर्ण विषयों को बहुत सरल भाषा में लोगों तक पहुँचाया। उनकी रचनाएं आज भी स्कूलों, कॉलेजों और प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। तो मैंने उनके जीवन परिचय के बारे में पहले ही बताया है, और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वह वीडियो देख सकते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप जाके यह देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक के द्वारा भी जा सकते हैं। तो आज हम उनके जीवन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज इस विशेष वीडियो में हम उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि उनकी हर रचना किस विषय पर आधारित है और उसका मुख्य संदेश क्या है और हिंदी साहित्य में उसका क्या महत्व है। तो आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती के इस विशेष अवसर पर उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उनकी 12 प्रमुख रचनाओं को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। यदि हम मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को कविता की भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाया। उस समय अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन गुप्त जी ने सरल और सहज हिंदी में ऐसी रचनाएं लिखी जिन्हें आम लोग भी आसानी से समझ सकें। इनकी रचनाओं को समझने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो या अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं इनकी 12 प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले हम उनकी रचना भारत भारतीय के बारे में जानेंगे, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी। भारत भारतीय मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कृतियों में एक मानी जाती है, और इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद उन्हें पूरे देश में एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में पहचान मिली। यह रचना ऐसे समय में लिखी गई थी जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे जग रही थी। भारत भारतीय केवल एक कविता संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का काव्यात्मक चित्रण है। इस कृति में गुप्त जी ने भारत के प्राचीन गौरव, महान संस्कृति, ऋषि मुनियों की परंपरा और वीरों के बलिदान और देश में समृद्ध विरासत का वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने उस समय की सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भारतीयों से कहा कि यदि हमें अपने देश को फिर से महान बनाना है तो हमें शिक्षा, एकता, परिश्रम और नैतिक मूल्यों को अपनाना होगा। इस पुस्तक का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम, आत्मसम्मान और राष्ट्र चेतना जगाना था। कहा जाता है कि इस रचना ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की प्रेरणा दी। आज भी भारत भारती हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी कृति में गिनी जाती है। इस रचना के प्रमुख संदेश की बात करें तो अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने कर्तव्यों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। अब हम दूसरी रचना की बात करेंगे, जो कि है साकेत, जो कि 1931 में प्रकाशित हुई थी। तो जो साकेत है वह सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचनाओं में से एक है। जब हम रामायण की कथा सुनते हैं तो हमारा ध्यान सामान्यतः भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पर जाता है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने इस कृति में एक ऐसे पात्र को केंद्र में रखा जिसके त्याग और धैर्य की चर्चा बहुत कम होती है, जो कि है उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। जब लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए राम के साथ चले गए, तब उर्मिला अयोध्या में रह गई। गुप्त जी ने इस मौन, त्याग, धैर्य और कर्तव्य भावना को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस रचना में हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि इतिहास केवल उन लोगों का नहीं होता जो युद्ध लड़ते हैं, बल्कि उन लोगों का भी होता है जो चुपचाप अपने कर्तव्य निभाते हैं। साकेत में परिवार, प्रेम, त्याग, धैर्य और आदर्श जीवन के अनेक सुंदर चित्र मिलते हैं। इस कृति की भाषा सरल है, लेकिन इसके भाव अत्यंत गहरे हैं। आज भी अगर हम साकेत की बात करें तो यह हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। और इस रचना का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा त्याग वह है जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य का पालन करता है। अब हम तीसरी रचना की बात करेंगे, जो कि है यशोधरा। यह एक भावपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है।
यह काव्य महात्मा गौतम बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा के जीवन पर आधारित है। यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन सत्य की खोज के लिए अपना महल, परिवार और अपना छोटा सा पुत्र रघुला छोड़ कर चले गए। बाद में वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सिद्धार्थ चले गए तब यशोधरा पर क्या बीती होगी? मैथिलीशरण गुप्त ने इसी प्रश्न का उत्तर अपनी रचना यशोधरा में दिया है। इस काव्य में उन्होंने यशोधरा के मन की भावनाओं, उनके धैर्य, त्याग, प्रेम और कर्तव्य को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यशोधरा अपने पति के जाने का दुख सहती हैं, लेकिन कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती। वे अपने पुत्र राहुला का पालन पोषण करती हैं और धैर्य के साथ जीवन जीती हैं। गुप्त जी ने इस रचना के माध्यम से यह बताया है कि इतिहास में केवल बड़े बड़े नायकों का ही नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े उन लोगों का भी योगदान होता है जिनका त्याग अक्सर दिखाई नहीं देता। इस रचना में नारी के धैर्य, आत्मसम्मान और शक्ति का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। इसी कारण यशोधरा हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में गिनी जाती है। इस रचना के मुख्य संदेश की बात करें तो सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों को निभाने में होता है। अब हम बात करते हैं पंचवटी की। यह कृति रामायण के उस महत्वपूर्ण प्रसंग पर आधारित है जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में रहते हैं। पंचवटी केवल एक स्थान नहीं है बल्कि यह त्याग, सादगी, प्रकृति और आदर्श जीवन का प्रतीक भी था। मैथिलीशरण गुप्त ने इस रचना में वन के सुंदर वातावरण, प्रकृति की शांति और तीनों पात्रों के आदर्श जीवन का बहुत सुंदर चित्रण किया है। इस कृति में हमें परिवार के प्रति प्रेम, भाईचारा, कर्तव्य और मर्यादा का संदेश मिलता है। गुप्त जी यहाँ बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि परिवार एकजुट रहे और अपने आदर्शों पर अडिग रहे तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस रचना की भाषा बहुत ही सरल और भावपूर्ण है, इसीलिए इसे पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने जीवित हो गया हो। इस रचना मुख्य संदेश की बात करें तो परिवार, कर्तव्य और आदर्श जीवन ही सच्चे सुख का आधार है। अब हम पांचवी रचना की बात करेंगे जो कि है जयद्रथ वध। यह काव्य महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना पर आधारित है। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे। यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग देंगे। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है बल्कि यह एहसास, दृढ़ संकल्प और अपने वचन को निभाने की प्रेरणा भी देती है। मैथिलीशरण गुप्त ने इस पूरी घटना को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इस रचना में हमें अर्जुन का आत्मविश्वास, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और धर्म की रक्षा का संदेश मिलता है। यह काव्य हमें सिखाता है कि यदि हमारा लक्ष्य सही हो और हमारे भीतर दृढ़ निश्चय हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। आज भी जयद्रथ वध हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण वीर रस प्रधान रचनाओं में गिनी जाती है और इसके मुख्य संदेश की बात करें तो दृढ़ संकल्प, सही मार्गदर्शन और साहस से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। छठी रचना की बात करेंगे जो कि है द्वापर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है यह रचना द्वापर युग की घटनाओं और पात्रों पर आधारित है। इस कृति में गुप्त जी ने महाभारत काल के अनेक प्रसंगों को काव्य रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं था। वे इन घटनाओं के माध्यम से यह बताना चाहते थे कि जीवन में धर्म, सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन कितना आवश्यक है। इस रचना में कई पात्रों के माध्यम से अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम को भी समझाया गया है। गुप्त जी का मानना था कि समय बदल सकता है लेकिन अच्छे संस्कार, सच्चाई और नैतिकता का महत्व कभी कम नहीं होता। इसी कारण यह कृति आज पाठकों को जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की याद दिलाती है। और इस कृति के मुख्य संदेश की बात करें तो धर्म, सत्य और न्याय का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अंत में उसी की विजय होती है। अब हम सातवीं रचना की बात करेंगे जो कि है विष्णु प्रिया। यह रचना श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया के जीवन पर आधारित है। जब चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन अपनाने का निर्णय लिया तब उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया। उनके जाने के बाद विष्णु प्रिया का जीवन पूरी तरह बदल गया। मैथिलीशरण गुप्त जी ने इस रचना में विष्णु प्रिया के त्याग, धैर्य, प्रेम और भक्ति का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे के उद्देश्य और
और कर्तव्य का सम्मान करने में भी होता है। यह कृति हमें यह भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही कितना महत्वपूर्ण है। इस रचना में नारी के त्याग और अतिरिक्त शक्ति का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। इस कृति के मुख्य संदेश की बात करें तो त्याग, धैर्य और विश्वास मनुष्य को हर कठिन परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अब हम 8वीं रचना की बात करेंगे जो कि है किसान, और यह रचना हमारे देश के सबसे मेहनती वर्ग को समर्पित है। मैथिली शरण गुप्त ने इस कृति में किसानों के जीवन, उनकी मेहनत, संघर्ष और समाज में उनके महत्व का बहुत संवेदनाशील चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि किसान दिन रात मेहनत करके पूरे देश के लिए अन्न उगाते हैं। बारिश हो या तेज़ धूप, किसान अपने काम से पीछे नहीं हटते, लेकिन कई बार उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। गुप्त जी ने इस रचना के माध्यम से समाज का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर भी आकर्षित किया है। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसानों को सम्मान करना और उनके योगदान को समझना हर नागरिक का कर्तव्य है। आज भी यह रचना उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस रचना के मुख्य संदेश की बात करें तो किसान देश की रीढ़ है, इसीलिए उनके श्रम और योगदान का सम्मान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 9वीं रचना की जो कि है गुरुकुल। यह रचना भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। गुप्त जी ने इसमें बताया है कि पहले के समय में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती थी। गुरुकुल में विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ अनुशासन, सेवा, नैतिकता और अच्छे संस्कार भी सिखाए जाते थे। गुरु और शिष्य का संबंध केवल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और आदर्श जीवन का होता था। इस रचना के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त यह संदेश देते हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना है। आज के समय में भी यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी हों तभी समाज का सही विकास संभव। इसकी हम मुख्य संदेश की बात करें तो सच्ची शिक्षा वही है जो ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार और चरित्र का निर्माण करे। अब हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में से एक रंग में भंग की। यह कृति उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआती महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है। इस रचना में गुप्त जी ने समाज और जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया है जहां खुशी और उत्साह के बीच अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है जो सब कुछ बदल देती है। उन्होंने यह भी बताया है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। इस कृति के माध्यम से उन्होंने समाज की कुछ कमियों और मानवीय व्यवहार पर भी प्रकाशन डाला है। सरल भाषा और प्रभावशाली शैली के कारण यह रचना पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। इस कृति की मुख्य संदेश की बात करें तो जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का धैर्य और समझदारी से सामना करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिद्धराज की। यह एक ऐतिहासिक काव्य है। इस रचना में आदर्श, नेतृत्व, न्याय, साहस और अच्छे शासन की भावना को प्रस्तुत किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है कि एक सफल शासक वही होता है जो अपने स्वार्थ से पहले जनता के हित को महत्व देता है। एक राजा की सबसे बड़ी पहचान उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका न्याय, ईमानदारी और जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है। आज भले ही राजों का समय न हो लेकिन नेतृत्व के ये गुण आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे कोई शिक्षक हो, अधिकारी हो या समाज का कोई जिम्मेदार व्यक्ति, हर किसी को इन गुणों को अपनाने की आवश्यकता है। और इसका मुख्य संदेश यह है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो न्याय, ईमानदारी और जन कल्याण पर आधारित हो। अब हम अपनी इस वीडियो की प्रमुख 12 रचनाओं में 12वीं रचना की बात करेंगे जो कि है झंकार। झंकार मैथिली शरण गुप्त का एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। इसमें राष्ट्र प्रेम, संस्कृति, नैतिकता, मानवता और समाज से जुड़े अनेक विषयों पर कविताएं शामिल हैं। इन कविताओं में कहीं देश के प्रति प्रेम दिखाई दे तो कहीं मनुष्य के कर्तव्यों की चर्चा हो। गुप्त जी ने हमेशा यह प्रयास किया है कि उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन न करें बल्कि समाज को सही दिशा भी दें। इसी कारण उनकी कविताएं आज भी विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। और इसका मुख्य संदेश है साहित्य का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। तो इनकी और भी कई अन्य रचनाएं हैं। इसमें हमने इनकी केवल 12 प्रमुख रचनाओं के बारे में जाना।
मैथिलीशरण गुप्त केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी से राष्ट्र प्रेम, संस्कृति, नैतिकता और मानवता का संदेश दिया। इनकी रचनाएं केवल हमें इतिहास नहीं बताती, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा भी देती हैं। और यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और यदि नहीं भी हैं, फिर भी आपको हिंदी के साहित्यकारों की रचनाएं ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनकी रचना भारत भारतीय, साकेत, यशोधरा, पंचवटी और इनकी जो और भी अन्य रचनाएं हैं, इसमें हमने प्रमुख 12 रचनाओं के बारे में बात किया, लेकिन इनकी जो कई और अन्य रचनाएं हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। इन कृतियों में भारतीय समाज और संस्कृति और मानवीय मूल्यों की गहरी झलक मिलती है। आज भी इनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान और एक जागरूक समाज कैसे बनाया जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।